नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज तारीख है 27 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 89वां दिन, 89th डे। तो 100 दिन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं तेज़ी से। और कल जहाँ रुके थे उस जगह का नाम था पिपरिया घाट भी बोलते। तो वहाँ घाट था, झारेश्वर महादेव का मंदिर था, बहुत बड़ा मोटा शिवलिंग था और धर्मशाला थी, एक कमरा था अंदर और कुछ नहीं था। तो उसमें झाड़ू वाड़ू मंगा के थोड़ी सफाई की और फिर जो है जब हम आए थे वहाँ, तो आते से ही वहाँ पर क्या मेला चल रहा था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी। तो जो पुलिस वाले थे उनने रोका, कुर्सी पे बिठाया और चाय वगैरह मंगाई और नाश्ता भी कराया। तो वहीं पे गांव के सरपंच साहब भी थे, तो भोजन का मालूम किया तो बोले बनाना पड़ता है। तो बोले ठीक है, 2 लोग हैं तो व्यवस्था कर देंगे, हम बनवा देंगे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से हम धर्मशाला जाने ही वाले थे, क्योंकि आगे की जो अगली जगह थी वो दूर थी और वो नहीं पहुँच पाती। और दूसरा क्या है कि आते से ही जब वो व्यवस्था हो गई वहाँ पर, तो फिर वो एक संकेत भी होता है कि भाई आपको यहाँ रुकना है, मैया का कि शायद यही इच्छा है। तो फिर इतने में एक और मूर्ति भी आ गई, तो उनने फिर जो है उनसे बोला, तो उनने बोला ठीक है अब 3 मूर्ति का करवा देंगे पूजन। तो फिर उसके जो है बाद में गए वहाँ पे, झाड़ू वाड़ू लगवाई और झाड़ू लगाई, मंगवाना पड़ी झाड़ू। और फिर जो है बिछाने का और कुछ नहीं था, वो वही था, बट सामने हेडपम्प था, ऊपर मंदिर था, मंदिर के सामने भी हेडपम्प था, नीचे मैया थी, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर वहीं रात्रि विश्राम हुआ और लाइट थी, लेकिन लाइट में एक जो बोर्ड था, एक स्विच था, एक पॉइंट था चार्जिंग का, वो ख़राब था। तो फिर जब भोजन के लिए गए तो वहाँ पर जो है 15-20 मिनट जितना रुके, तो वहाँ पे मैंने मोबाइल चार्ज पे लगवाया। तो आज भी थोड़ी सी बैटरी की प्रॉब्लम है। वहाँ पर रास्ता भी पूछा तो उन्होंने बोला कि आगे रास्ता नहीं है, किनारे का बहुत ख़राब है, तो आप नहीं जा सकते, आपको इधर से ही जाना पड़ेगा। फिर हमने सुबह भी पूछा एक बार, निकलने के पहले भी सज्जन ने, उनने भी साफ साफ मना कर दिया कि किनारे से आप नहीं जा सकते, आपको इधर से ही जाना पड़ेगा। तो नहर मार्ग बोला है, नहर है, ये खाली है लेकिन है, तो इसके मार्ग से निकलना है, इसके किनारे किनारे का रास्ता बताया है। आगे गरारू आएगा, फिर वहाँ से और मालूम करेंगे। तो मुझे लगता है अब किनारे का रास्ता शायद कुछ समस्याएं हैं, पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो बरमान तक हो सकता है ऐसे ही जाना पड़े। तो अब लिस्ट के अनुसार तो भाई बरमान 30 के आसपास बचता है, तो पहुंच जाना चाहिए आज, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ का कुछ लिखा रहता है। तो क्या होगा वो देखा जाएगा। नर्मदे हर। सुबह सुबह तो चाय का मन करता है। आ रहे तो वही चाय पी के आगे बढ़ रहे हैं। 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं चाय पीने में, बनाते हैं लोग तो बैठना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया है कि रास्ता जो है वो डामर के रोड पे मिलेगा और जो है फिर वो आगे जाएगा। तो ये आ गया है भाई गरारू गांव, और गरारू घाट भी है थोड़ा आगे मैया के किनारे पर। पता नहीं वहाँ तक जाना है हमें कि नहीं, या उसके पहले से ही मुड़ जाना है। और ये जो गांव हैं पूरे के पूरे मैया के किनारे पर ही हैं, क्योंकि हम जो चल रहे हैं वो किनारे का ही रास्ता है, किनारा नहीं, पास का बोल दीजिए। 100-200-300 मीटर, कभी कभी आधा किलोमीटर भी हो जाता है, और कभी किनारे पर चलते हैं। तो आज लगता है कि वो है पास वाला ही चलेगा, वो आगे जाके मालूम करेंगे थोड़ा रास्ता और फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो इधर जो आगे डामर वाला रोड है वो ले जाएगा चिनकी तक, तो उसे पकड़ के जाएंगे चिनकी घाट। और
यूपीआई आईडी जो है भाई वो अभी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लगातार मिलेगी परिक्रमा पूर्ण होने तक। तो जो भी लोग स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं, जो देना चाहते थे परिक्रमा में भागीदार होना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। उनका जो दान है वो भाई उनका तो काम हो जाएगा। हमारे पास तक आके उनका पुण्य तो मिल गया, लेकिन हमारा जो है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो उसे हम सही जगह पर उपयोग करें दान के रूप में। तो वो मैं जो है व्यवस्था करूँगा भाई, और वो पूर्णाहुति में जो होगा कार्यक्रम होता है तो वो उसमें लगा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं ही होगा, तो जो भी होता है तो उसके हिसाब से मैं उसे एडजस्ट कर लूँगा। तो कुछ राशि मिली है। और देखिए जो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर कोई है तो मैं जो भी होंगे सारे नाम भाई कंफर्मेशन, अगर किसी को लगता है कि हुआ नहीं हुआ, किसी ने मैसेज किया था, तो मैं एक साथ ही एक वीडियो में बता दूंगा। नाम अमाउंट नहीं बताऊंगा, नाम बता दूंगा। अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट्स हैं तो उसके तो आपको पता चल जाएगा, या फिर कमेंट में भी आप लिख सकते हैं तो भी मैं कंफर्म कर सकता हूं। वैसे तो यूपीआई आईडी है वो सही है, तो आप वो डाल के करेंगे तो वो अगर आपके यहाँ आपकी तरफ से ट्रांसफ़र हो गया है तो वो आ ही जाता है। ये देखिए ये डामर वाला रोड है, अब ये जाएगा, तो इसे पकड़ के हम आगे की ओर चलते रहेंगे। दोस्तों मेरा जो है ना, मैं मेरे डुअल माइंडेड बोलते हैं ना, जो कि डबल दिमाग चलता है। एक तो सोचता हूँ कि भाई कोई एडवेंचर नहीं करना है, गांव वाले बोल रहे हैं उनका रास्ता पूछते जाओ और उसी हिसाब से चलते जाओ। लेकिन दूसरा बोलता है कि भाई नहीं, रास्ता है, हो सकता है केवल ज़्यादा थोड़ी कीचड़ की वजह से ऐसी ही हो। क्योंकि कल भी सुबह जब आए थे, ब्रह्मकुंड आए थे वहाँ से, तो उधर भी बहुत कीचड़ था, बहुत कीचड़ था, समस्या बहुत हुई, स्लो बहुत चली, सही बात है। तो उसके पहले भी लोगों ने मना किया था कि उधर नहीं है रास्ता, सही नहीं है, नहीं जा पाओगे, उधर से नहीं जाओ। लेकिन आए हम तो पहुंच गए थे। तो कभी कभी लगता है कि लोगों की ना मान के लिया जाए, फिर सोचते हैं कि अगर ज़्यादा समस्या हुई, पता नहीं बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे, तो ऐसा दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि किनारे से दूर चलने में अच्छा तो नहीं लगता, ये बात है, बड़ा अजीब सा लगता है कि कहीं रास्ता हो उधर। और ऑब्वियसली किनारे से आप चलते हो तो अलग ही आनंद आता है। चलिए ठीक है, कुछ दूरी के बाद देखा जाएगा और मालूम करेंगे भाई आगे। एक सगुन घाट करके आता है, उधर कोई संगम है, तो वहाँ पे चूँकि आश्रम में हो सकता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ संगम पे आश्रम है तो कोई बाबा जी वगैरह होंगे, तो वो सही जानकारी दे पाएँ। क्योंकि गांव वाले तो मुझे लगता है क्या है कि, और कीचड़ वगैरह होने का कारण भी यही होता है कि वो लोग तो उधर से जाते नहीं हैं, तो बस पानी वाली भर देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोड से ही चलते हैं अधिकतर। तो वहाँ से सही जानकारी शायद मिल जाए। फिर एक ये भी लगता है कि उधर से भी तो गए थे, तो ये जो बरमान के इधर का एरिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो पड़ा था छोटा धुआंधार, तो वहाँ के लिए भी तो गांव से होकर ही गए थे। फिर उसके बाद में गांव पड़े थे, ऐसे निकल गए थे। क्योंकि उधर हमने देखा था पथरीला एरिया था, उधर कुछ दूरी छोड़ के बाकी का चलने लायक था नहीं किनारे पर, इसलिए मना किया था। उसके अपोजिट साइड भी हो सकता है ऐसा ही हो, क्या पता। तो बस यही द्वंद्व चलता रहता है, और चलना भी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत तो नहीं हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए, सोच तो सकते ही है भाई। देखिए एक निवेदन है भाई आप लोगों से कि कुछ लोग जो है, मुझे नहीं पता वो कितना वीडियो देखते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सारे वीडियो देखे होते तो अभी तक वो समझ गए होते कि मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात कि देखिए हम लोग जो है संकल्प जब लेते हैं तो उसके बाद में परिक्रमा के लिए साधु बन जाते हैं। सही परिक्रमा का तरीका यही है। और साधु बन जाते हैं मतलब ये हुआ कि आपको घर परिवार और भौतिक चीज़ें जो हैं
वो आप छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आपका फोकस है वो परिक्रमा पर होता है, ध्यान है वो परिक्रमा पर होता है, परिक्रमा से सीखने पर होता है, धर्म पर होता है, अच्छी बातों पर होता है, खुद की आत्मशुद्धि पर होता है। बाकी चीज़ों को छोड़ना होता है भाई, नियम तो यही बोलता है। अब देखिए हर कोई अलग अलग तरीके से करता है परिक्रमा, जिसे जैसी करना है वो करे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोग क्या है कि रैंडमली किसी का भी फ़ोन नंबर मांगने लगते हैं। एक सज्जन जैसे मैंने बोला कि भाई ये आज मेरे साथ चल रहे हैं, तो उन्हीं का बोले फ़ोन नंबर दे दीजिए, उनका दे दीजिए। एक जन कहीं भोजन किया था, वो मूर्ति वगैरह दिखाई थी, बोले उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए, हम भी होते जाएंगे। अरे भैया देखिए, मैया ने हमें वहाँ भेजा, उनने चाय के लिए बुला लिया, हम चले गए, मैया आपको कहीं और भेजेगी। पता नहीं आपके लिए मैया के दिमाग में क्या है भाई, मैया क्या चाहती है, तो वैसे कीजिए। अब कोई आश्रम होता है तो समझ में भी आता है, अब रेंडमली किसी का भी नंबर तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नंबर थोड़ी लेते हैं भाई हम। और कोई साथ में चल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है। देखिए वो, अब मुझे ही नहीं पता कौन है, मेरे साथ चल रहे हैं 1-2 दिन से, तो मुझे ही नहीं पता कौन है, इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा जानना। क्योंकि भाई फोकस ऐसा नहीं, बात थोड़ी बहुत हो जाती है आगे पीछे, लेकिन बात होती है धर्म से रिलेटेड बात होती है भाई, मैं वो बातें करना पसंद करता हूँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं, देखिए सैकड़ों लोग मिलते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी संपत्ति है, क्या करते हैं, क्या ले, उस ये करने मैं तो नहीं आया हूँ। कम से कम देखिए मैं आया हूँ अच्छी बातें सीखने यहाँ पर, तो मेरा फोकस उसी पर है, तो इसलिए मैं फ़ोन नंबर नहीं लेता हूँ लोगों के। तो कृपया फ़ोन नंबर नहीं मांगें आप मुझसे। कोई अगर आश्रम वगैरह का है फ़ोन नंबर है तो यूजुअली आपको वीडियो में वो दिख ही जाएगा, वो लोग डिस्प्ले अपना उस पर लगा ही देते हैं, पोस्टर वगैरह लगा होता है उनका, तो उस कारण से उस पर मिल जाता है। अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर मैं मान लीजिए कि मेरे पास नहीं है फिर। तो यही निवेदन है कि भाई रैंडमली किसी का भी आप फ़ोन नंबर ना मांगें भाई, वो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि भाई भौतिक चीज़ें छोड़ के आध्यात्मिक चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। और देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं फेसबुक नहीं खोला हूँ, जब से मैं परिक्रमा पर आया हूँ नहीं खोला ही नहीं है मैंने इवन अपने जन्मदिन के दिन भी उस पर पोस्ट डिसेबल ही हैं। इस साल किसी ने कोई मैसेज नहीं कर पाया होगा मुझे किसी ने कोई मैसेज नहीं, क्योंकि मैंने अलाउ ही नहीं किया था। वो अलाउ करने के लिए भी मैंने फेसबुक ओपन नहीं किया था। मेरा फ़ोन सारे दिन बंद रहता है, फ़्लाइट मोड पर रहता है, जिनके पास नंबर है उनका भी कॉल नहीं लगता ही नहीं है। व्हाट्सएप पर भी अगर कोई मैसेज करता है तो मैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है तो रात में रिप्लाई कर देता हूँ, या कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं। और रात में भी कब, जबकि मैं मोबाइल जो है वो इंटरनेट ऑन करता हूँ, वो ऑन करना पड़ता है मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो उस वक्त तो इम्पोर्टेंट मैसेज होता है, मैं देख लेता हूँ और तो जो है उसका रिप्लाई कर देता हूँ। मैं यूट्यूब के भी कमेंट तभी देखता हूँ। तो यही है कि भाई उस पर फोकस नहीं है, फोकस है वो परिक्रमा पर है, तो इस कारण से ये सारी चीज़ें भी छोड़ी हुई हैं। तो आपको देखिए परिक्रमा में क्या है कि आपको सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, तो ध्यान वहाँ होता है। तो इसके लिए आप ऐसे किसी का भी मांगेंगे भाई फ़ोन नंबर और इसका फ़ोन नंबर उसका फ़ोन नंबर, तो वो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं ना लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ लोगों से, भाई लोग मुझसे भी पूछते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत तो मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई लोग नहीं पूछे कौन हो, कहाँ के हो, क्या करते थे, क्यों करते। भाई मूल परिक्रमा के स्वरूप पर आइए ना, ये पूछिए भाई इसमें क्या सीख रहे हैं, कैसे करनी चाहिए भाई, इसमें और अच्छे कैसे कर सकते हैं। धर्म की चीज़ें सीखिए भाई, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसमें कोई भी सत्संग करिए ना भाई, सत्संग कर सकते हैं, हज़ारों टॉपिक पर सत्संग हो सकता है। तो कौन क्या करता था, क्या करता है परिक्रमा के बाद में, पहले वो चीज़ यहाँ रिलेवेंट है ही नहीं। तो मेरा फोकस बस यही कहना है मेरा कि देखिए मेरा फोकस कम से कम वही होता है। मुझे नहीं पता कौन कैसे करता है, कोई किसका फोकस कहाँ है, तो मुझसे पूछेंगे आप तो वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए और ये सब मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि हम भौतिक चीज़ों, मटेरियल चीज़ों में तो पूरी ज़िंदगी उलझे ही रहे हैं। देखिए बड़ी छोटी सी बात है कि मान के चलिए भाई मेरा नाम रामकिशन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा नाम नवीन है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मेरा नाम श्याम है,
मैं भोपाल में रहता हूँ। मैं किसी से मिलता हूँ, उनका नाम रामचरण है, वो एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में रहते हैं, मान लीजिए किसान हैं। या किसी का नाम मान लीजिए भरत है, वो आर्मी में है। या थे किसी का नाम क्या है, सुदामा है, और वो अहमदाबाद में रहते हैं। आप एक दिन के मिले, एक बार मिले, 2 बार मिले, ठीक है, अपने अपने रास्ते चले गए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आप मालूम कर भी लिया आपने तो क्या आप याद रख पाएंगे और उससे क्या होगा? कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सत्संग किया, बातें की, आप कुछ एक बात सीख पाए, वो एक बात सीख पाए, तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है ये फ़र्क पड़े। तो हमारा फोकस जो है, ध्यान जो है, वो होना चाहिए सीखने पर, अच्छी बातों पर, ज्ञान पर। नाम, फ़ोन नंबर, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सिर्फ इररिलेवेंट है। देखिए, परिक्रमा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही कारण है कि परिक्रमा का जो है महत्वपूर्ण नियम होता है कि आपने संकल्प लिया, परिक्रमा शुरू की, तो आप साधु के नियम अपनाइए। उसका मतलब ये होता है, साधु का रूप धरने का मतलब ये होता है, कपड़े पहनना नहीं होता है। सफ़ेद कपड़े पहन लिए, गेरुआ कपड़े पहन लिए, तो देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप जो है वास्तव में जो साधु होते हैं, कि भाई घर गृहस्थी छोड़ चुके होते हैं, वो सारी मोह माया जो है उस वक्त की, वो सब छोड़ चुके होते हैं, वो परिक्रमा में आ गए। माने आपको सब कुछ ध्यान जो है परिक्रमा पे लगाना, सारी चीज़ें छोड़ देनी है आपको कुछ वक्त के लिए। तो मतलब ये होता है उसका। तो आप वही अगर मान के करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें बीच में आएंगी ही नहीं। तो भाई अपनी तो कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ करें, और अच्छी बातें सीखें, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करें। कोई मिलता है, अगर कुछ ज्ञान की बात सीखने को मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ लो। कोई बुरी चीज़ तो नहीं ही संग में ले जाएं कम से कम। तो फ़ोन नंबर और ये सब तो भाई मैं आज तक पूरी परिक्रमा में कभी किसी से नहीं पूछा हूँ कि भाई वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसा है, ऐसा क्यों है, फ़ोन नंबर क्या है, क्यों है, नहीं। कुछ ही लोग मिले, अच्छे लोग हैं, देखिए मिले, लेकिन फॉर्चुनेटली उनके पास है मेरा नंबर, और कांटेक्ट करेंगे और करते हैं। जैसे बीच बीच में कुछ लोग मिलने भी आए मुझसे, तो देखिए वो अलग बात है। वो आए मिलने तो भाई नंबर वगैरह शेयर तो करनी पड़ता है, नंबर शेयर करते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं तो। लेकिन ये नहीं कि भाई क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि क्या कोई ऐसी बात हम सीख सकते हैं जो हमारे जीवन को सुधार सके, जीवन में हमें रास्ता दिखाए, जीवन में हमें जो है भाई एक कदम आगे की ओर बढ़े उससे। आध्यात्मिक, भौतिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखिए मटेरियल रूप से नहीं बोल रहा हूँ। मटेरियल रूप से बढ़ने के लिए तो परिक्रमा में नहीं आए ना भाई, तब मैं तो नहीं आया कम से कम। अब अगर कोई आता हो तो मुझे नहीं पता, देखिए फिर से सबकी अपनी अपनी परिक्रमा होती हो सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि परिक्रमा जो है वो मटेरियल चीज़ों के लिए नहीं है, परिक्रमा तो आध्यात्मिक है, परिक्रमा तो सीखने के लिए है, परिक्रमा धर्म के लिए है। तो कोशिश वही है। तो बस इतना सा ही मैसेज था कि भाई फ़ोन नंबर वगैरह अगर आप मांगेंगे किसी का तो आपको नहीं मिल पाएगा। हमारा फोकस उस पर नहीं होता है, हमारा फोकस है वो है दूसरी चीज़ों पर। और आज बादल जो हैं वो सारे दिन से बादल हैं, आसमान में छाए हुए हैं, धूप नहीं आई है, लेकिन बादलों को देख के ऐसा नहीं लग रहा है। 1-2 बार थोड़ी थोड़ी बूंदें ज़रूर गिरी कि बारिश आने की संभावना है, लग तो नहीं रहा है अब तक, बाकी फिर जैसी मैया की इच्छा। और ठंड नहीं है, लेकिन बादल होने की वजह से गर्मी भी नहीं लग रही है। बादल होने की वजह से नहीं, बादल की वजह से धूप नहीं है और साथ में हवा चल रही है, तो इसके लिए गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही है। अच्छी बात ये है। जो लोग बैठे होंगे, घर पे होंगे या छाँव में बैठे, हो सकता है उन्हें थोड़ी बहुत ठंड लग रही हो, लेकिन वैसी ठंड भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और देखिए बोला था धूप की, तो 1-1.5 किलोमीटर से धूप आ चुकी है। मैं बोल रहा था अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं लग रही है, तो वो ख़त्म हो गया। गर्मी लग रही है, पसीना भी आ रहा है। और जो मैं बात कर रहा था, देखिए साधु के उसमें आप चल रहे हो, तो एक जो दोहा है ना, वो सटीक बैठता है कि जात ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो ये दोहा है ना, तो जाति मतलब केवल जाति से मतलब नहीं है कि भाई फालतू की बातें ना पूछो, जाति कहाँ से, क्या, कैसे, क्यों,
पूछना है तो कुछ ज्ञान की बात पूछो, ज्ञान की बात करो तो वो बेहतर है, क्योंकि वो रिलेवेंट है, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी चीज़ से कुछ सीखने को थोड़ी मिलेगा। तो बस यही है, बाकी उस बात को ख़त्म करेंगे अब। तो दोस्तों ये है मृत्युंजय आश्रम, दक्षिण तट पे शगुन घाट संगम पे। तो शगुन घाट संगम का ये आश्रम है, यहाँ थोड़ा विश्राम किया जाएगा, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे किनारे के रास्ते से। तो ये है दोस्तों संगम, और मैया का पानी जो है वो लौट के आ रहा है, तो पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो नाव से पार करना पड़ेगा। देखिए नाव आ भी गई है, उधर है, कुछ लोग पार कर रहे हैं, तो अभी जाके इस पार होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 35 साल जंगल में रह के तपस्या की है, और ये कितने साल के बता रहे हैं आप? 118 साल। 118 साल के। तो इनका ये आश्रम इनने बनवाया है। ठीक है, बहुत सुंदर। अभी है ना, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग तो कहाँ रहती हैं आजकल? ये उस तट पे सीहोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, हाँ। रेटियन और सुल्लागंज के बीच में है वो। अच्छा अच्छा। सड़क मार्ग पे मिलेंगे आपको, हाँ। रेटियन और सुल्लागंज के बीच में सड़क मार्ग में। ये तो अपने दोस्तों ये आश्रम है, और इसमें पूरी सुविधाएं हैं, टॉयलेट वगैरह भी है, बड़ा अच्छा खुला खुला आश्रम है, संगम पे आश्रम है, काफ़ी शांत जगह है। आप कभी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर रुकिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे नाव द्वारा संगम पार करके, और बता रहे हैं 7 किलोमीटर, तो 10 भी मान के चल रहा हूँ मैं, तो धीरे धीरे बरमान जाया जाएगा। ये देखिए भाई नर्मदा मैया, और ये है सेड़ नदी। तो सेड़ नदी का संगम हो रहा है, तो आप भव्य दर्शन कीजिए नर्मदा मैया के, रेवा मैया के। भगवान की जहाँ बात आएगी तो वहाँ बुद्धि लगाने लगेगा। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। भागवत सुन रहे बैठ के, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर। आत्मा पवित्र होती है, शरीर पवित्र होता है। ऐसे प्रश्न तरह तरह की बुद्धि करने लगे। मतलब भगवान का कार्य आया, 17 प्रकार के प्रश्न में अरे होने लगे। भागवत सुनने से क्या होगा? अरे कोई प्रमाण है? इधर को जाने का रास्ता नहीं क्या? क्योंकि ये तो मैया है, इसके थोड़े इधर से पार करना पड़ेगा। कभी भी इसका पार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान की सत्ता जो है हृदय की, ये विश्वास की बात। अरे यहाँ पर भागवत कथा चल रही है भाई, बचाने वाली मैया के किनारे पे। सनातन संस्कृति को बचाने वाली परंपरा है, उसे मान लो कि ये सत्य परंपरा है। और कुछ लोग तो बस पद चिन्हों पर चलते उसको परंपरा मान लेते। तो ऐसा हुआ, उस व्यक्ति ने कहा भैया ठीक है, तुम्हारे दादाजी जो पहनते थे उसके कपड़े तुम पहन रहे थे, लेकिन अब तुम भी तो कुछ सिलवा लो, एक जोड़ी। तो समय हो गया है भाई 2:57, और हमने जो सेड़ नदी थी उसे पार कर ली नौका से 10-10 रुपये देके। 4 मूर्ति और थी जो आश्रम पर पहले से रुकी हुई थी नाव के इंतज़ार में। तो 6 लोग थे इस तरह से, और 3-4 गांव वाले थे, तो नौका वाले ने पार करा दिया, और अब चल रहे हैं। तो वापस से मैया का किनारा मिल गया है, किनारे का रास्ता है, यहाँ से जाएंगे बरमान, और बरमान जो है 8 से 10 के बीच में कुछ किलोमीटर होना चाहिए, ऐसा अंदाज़ा है, बाकी देखते हैं। तो 5 बजे से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई 5 से 5:30 के बीच पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ चूँकि किनारा है, शाम भी हो रही है धीरे धीरे, तो बादल भी थोड़े से लुका छुपी खेल रहा है, सूरज वो बादल, तो उस कारण से हवा चल रही है, तो उतनी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, या नहीं लगेगी, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर लगभग चला जा सकता है। तो अगर 8 से 10 के बीच हुआ तो 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, ऐसा अनुमान है, बाकी देखते हैं। बाकी तो कीचड़ खेतों पर भी निर्भर करता है,
कि कैसा रहेगा। देखिए मैया कितनी सुंदर दिख रही है। काफ़ी गहरा पानी है और इधर पानी में ठहराव भी है, इसी कारण रास्ता ज़रूर कुछ बहुत ख़राब था। तो पीछे बाबा आ रहा है, मैं उन्हें देख रहा हूँ कैसे उतरते हैं। एकदम स्लोप थी नीचे को, तो उनका एक हाथ काम नहीं करता है। तो हम तो क्या एक हाथ से डंडा टेक के, एक हाथ से हाथ टेक के निकल आए। चलिए भाई, बाबा उतर गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रास्ते थोड़े से ट्रिकी होते हैं कभी कभी किनारे के, लेकिन ये कहीं अच्छे हैं गीले रास्तों से, मिट्टी फिसलन वाले रास्तों से। फिसलन बारे में आप गिर जाते हैं, मैं तो थोड़ा संभल के चलना होता है बस। नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि मात 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 नर्मदे, त्वदीये पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीये पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। और ये देखिए कच्चा रोड बना के रखा हुआ है रेत खनन वालों ने। तो जहाँ पे भी रेत खनन होता है वो ऐसा कच्चा रास्ता बना देते हैं आसपास के गांव तक। और वहाँ पे वैसे भी पात्र बड़ा होता है, तो जगह होती है। और यहाँ पर भी आवाज़ आ रही है माइक की, कुछ भजन चल रहे हैं। तो लग रहा है यहाँ पे भी भागवत कथा हो रही है, नर्मदा पुराण हो रहा है। तो उसका समय हो जाता है तो फिर वो भजन वगैरह वो सब चलता रहता है। तो कल नर्मदा जयंती है चूँकि, तो जगह 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 हमें कुछ ना कुछ होता मिला है, नर्मदा पुराण और भागवत, तो ये होते रहते हैं। ये देखिए बड़े बड़े गेहूं के पेड़, उनके बीच में से रास्ता है। अच्छी बात यह कि फ़िलहाल सूखा है। या हम उधर से निकले थे तो गेहूं के पेड़ छोटे छोटे थे। मुझे लगता है 1 महीना हो गया जब से, तो पेड़ भी बड़े हो गए हैं। और तब भी पानी चल रहा था पेड़ों में, अब भी पानी चल रहा है मोस्टली।
जगह जगह। अब ये लगता है ऊपर चढ़ के रास्ता जाएगा, फिर से ऊपर चढ़ के जाएगा तो पेड़ नहीं, ये नहीं मिलेंगे, खेत नहीं मिलते हैं। थोड़ा पहाड़ पे चढ़ता है जब रास्ता। हालांकि लग तो रहा है देख के कि उधर भी पेड़ हैं। और सामने थोड़ा दूर 1.5-2 किलोमीटर आगे मुझे ब्रिज दिखाई दे रहे हैं दो। मुझे लगता है वही ब्रिज हैं जो सप्तधारा के पास थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर ऐसा है तो सप्तधारा आएगी। सप्तधारा से फिर 1.5-2 किलोमीटर के अंदर ही बरमान घाट था। तो यहाँ से अगर ये वही ब्रिज हैं जो कि संभवतः होना चाहिए, तो ब्रह्मांड घाट बरमान का यहाँ से 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और समय हो रहा है 4:07। तो मैं अपने टारगेट पर हूँ। अगर मैं रेस्ट करता हूँ तो अलग बात है, नहीं तो मैं 5 बजे पहुँच जाऊँगा। 5 बजे के आसपास पहुँच जाना चाहिए। उधर से भी माइक की आवाज़ें आ रही हैं, बीच में आ रही थी वो दाईं और कोई गांव होगा मैया के उस पार, उधर से आ रही थी। तो यहाँ भी मंत्रोच्चारण हो रहा है। तो बरमान घाट तो देखिए थोड़ी बड़ी जगह है, तो बड़े घाट हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है बोलते हैं नर्मदा जयंती को। तो फिर कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा उधर। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो नर्मदा जयंती जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है सभी नर्मदा किनारों पे, घाटों पे। और लोग बता रहे थे, बोले पिछले 10 साल में, करीब 8-10 साल से ये बहुत बढ़ गया है। पहले तो बोले बड़ी बड़ी जगह बनती थी, केवल गांव में कोई ज़्यादा जानता ही नहीं था नर्मदा जयंती को। लेकिन पिछले 8 से 10 साल में ये काफ़ी बढ़ गई है। और इसमें कोई देखिए वैसी बात नहीं है, लेकिन इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जब मोबाइल आए, इंटरनेट फ्री हुआ, सस्ता हुआ, तो लोग बागों ने जो है चलाना शुरू किया, तो उन्हें जानकारी मिली, तो धीरे धीरे अवेयर हुए। तो वो जो है त्यौहार जो केवल बड़ी जगहों पर ज़्यादा मनाया जाता था, वो छोटी छोटी जगहों पर भी पहुंच गया। अभी ही हमें एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे लोग मिले थे मोटरसाइकिल से, वो पास के छोटे शहर जा रहे थे। तो बोले हम चुनरी लेने जा रहे हैं, कल मैया को चुनरी चढ़ाना है सुबह सुबह। वो अपने घाट पर, उनके जो घाट है, शायद वो सगुन संगम जो था वहीं पर चढ़ाएंगे, या आसपास जो भी नर्मदा मंदिर होगा उनके वहाँ पर, या नदी पर ही ऐसे ही चढ़ाते होंगे, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। लेकिन कुल मिला के यही है बात कि लोगों में काफ़ी श्रद्धा है अभी, कम से कम जयंती को लेकर। तो मैया को लेकर जो है, जैसे नवरात्रि आती हैं तो एकदम से भक्तिभाव जाग जाता है लोगों का इसी तरह से ये एक खास फेस्टिवल है नर्मदा किनारे पर। तेरी लीला तो बस मैया तू ही जाने रे, मैं तो तेरा भगत हूँ मैया, मैं का जानू रे, मैं का जानू रे। तो ये देखिए भाई, ब्रिज के पास तो मैं आ गया हूँ। 2 ब्रिज हैं, अब क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पर मैया की 2 धारा हो जाती है, पहाड़ी से दिख रही है, इसकी ओर से और इस ओर से 2 धाराएं निकली हैं। और मैप के अनुसार आगे जो है यही 2 धाराएं थोड़ी ज़्यादा दूरी के लिए जाएंगी। और उधर जो है जब वो मिलेंगी तो उधर ही ब्रह्मांड घाट है, बरमान घाट ऐसा दिख रहा है। तो जो भी है हम चलेंगे आगे, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और ब्रिज के साइड से आगे जाएंगे। रास्ता पूछेंगे, अगर दिखेगा नहीं और फिर आगे निकल जाएंगे। संभवतः बाकी बचा खुचा रास्ता भी है जो वो किनारे का ही होना चाहिए, और दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, या 2 किलोमीटर ही होना चाहिए लगभग, ये बोल सकता हूँ मैं।
ये देखिए उसके ऊपर आएंगे तो ये पुल है, और इसके बाद रास्ता मैं पूछता हूँ। देखिए यही वो एरिया है, मुझे ध्यान इधर ही बताया था, इधर पत्थर डले हैं कि 7 धाराएं बन जाती हैं बारिश के मौसम में। तो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर होना चाहिए संभवतः। इधर पथरीला वो है शायद, इसलिए ये रास्ता जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सप्तधारा पे कुछ चल रहा है, कुछ तो कार्यक्रम चल रहा है, जो भी हो। देखिए एक धारा उधर से निकल गई है, एक धारा इधर से आई है, तो ये घूम के जाएगी, तो इसलिए हमें इधर से घूम के ऐसे जाना पड़ेगा ब्रह्मण घाट की ओर। तो जो आए थे उससे थोड़ी सी दूरी इधर से जाने में बढ़ जाएगी। ठीक है, जो भी दूरी होगी 5 की जगह 5.25 बज जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 किलोमीटर का फेर और पड़ेगा संभवतः। तो यहाँ से 2-2.5 और मान लीजिए बचा कुचा 2.5 किलोमीटर संभवतः। इधर पूरे सप्तधारा इधर घाटों पर ऐसा मेला लगा हुआ है, भीड़ ही भीड़ है, जैसे तो कुंभ का मेला लगता है। तो जगह उतनी है बट उसमें हज़ारों लोग हैं, और ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है ब्रह्मांड घाट बर्मान में। ये आज की हालत है तो कल क्या होगा सोचिए। लोग बाग आते हैं बाहर से, नीचे पन्नी बिछाते हैं, खुले में डले हुए हैं। तो भाई ये है ब्रह्मांड घाट, जो आपको उस साइड दिख रहा है, इस साइड भी है। अब यहाँ से ये देखिए नमामि देवी नर्मदे कुछ लिखा था, वो उस साइड दिखता भी था। तो मेला भरा हुआ है भाई, झूला वूला लग रहा है। मुझे याद नहीं है, मेला शायद बताया भी था कि भरता है, संक्रांति से बसंत पंचमी था या क्या था। तो कुल मिला के भरा हुआ है, तो भीड़ भाड़ है, और कल का कारण तो है ही। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे घाट पे, और वहाँ थोड़ा मालूम किया जाएगा कि भाई आश्रम कहाँ है, ये आश्रम है इस साइड का या कोई और सा है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि गंदगी ही गंदगी डली हुई है, बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है श्री शारदा देवी अन्नक्षेत्र, शारदा देवी मंदिर में है बर्मान में, ब्रह्मांड घाट, और इस तरफ मैं हूँ। तो हम देख रहे थे रुकने की जगह, ये संस्कृत पाठशाला है। यहाँ पर निःशुल्क जो है बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, और क्या क्या शिक्षा में दिया जाता है वो तो मुझे नहीं पता, बट काफ़ी बड़ा मंदिर है, और ये आश्रम है, और अन्य क्षेत्र है। तो अन्य क्षेत्र है तो भोजन भी मिलता है पका हुआ। बाकी तो देखिए मंदिर भी है, और दुर्गा मैया विराजमान हैं। इसके अलावा ये घाट के एकदम से ऊपर है माँ शारदा देवी मंदिर, ये देखिए लिखा हुआ है, और यहाँ से आपको घाट का व्यू दिखेगा। ये सब जो आपको टेंट वगैरह ये जो ये लगे दिख रहे हैं, ये मेला है। तो ये दुकानें लगी हुई हैं और झूले वगैरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेला भरा हुआ है। तो अगर मुझे सही याद है तो संक्रांति से बसंत पंचमी तक शायद यहाँ मेला लगता है। और उस घाट पर भी देखिए, उस घाट पर भी ऐसा ही हाल है, लेकिन उस घाट पर जगह कम है, इधर जगह ज़्यादा है, तो इधर मेला ज़्यादा है। बाकी ये ब्रिज है, ये कनेक्ट करता है, तो इससे आप इधर उधर आ जा सकते हैं। और नर्मदे हर यहाँ पे क्या क्या शिक्षा मिलती है बताएंगे आप ज़रा?
कर्मकांड की और कर्मकांड और व्याकरण देते हैं संस्कृत में। कहाँ तक पढ़ाते हैं कर्मकांड? 12th तक। अच्छा, और निःशुल्क है कि पैसा लगता है? पैसा देते हैं। कितना पैसा लगता है? 8,000 रुपये साल के। तो ये तो बहुत कम ही हुआ। तो खाना माना सब मिलता है? यही होता है। बहुत बढ़िया। कब से पढ़ रहे हो आप लोग? दूसरी साल है हम, इनकी चौथी है। चौथी साल है। अच्छा, मज़ा आता है? चलो, नर्मदे हर। तो ये विद्यालय के पाठशाला के बच्चे थे और मैं आपको अपना आसन भी दिखा देता हूँ। बाकी उसके पहले देखिए दोस्तों, किसी ने सवाल किया था कि परिक्रमा पे मैं दक्षिण तट से ही शुरू की थी, दक्षिण तट पर हूँ तो क्या उसी रास्ते पर हूँ? देखिए, उसी रास्ते पर नहीं हूँ। परिक्रमा होती है वो आप परिक्रमा के तरीके से सोचिए, मंदिर की परिक्रमा करते हैं वैसे ही होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए जो लकड़ी है ये नर्मदा मैया बह रही हैं यहाँ से वहाँ, तो मान के चलिए ये जो हिस्सा है ये अमरकंटक है, और मान लीजिए ये यहाँ बह के मिलती हैं यहाँ पर समुद्र में मिल जाती हैं मीठी तलाई से होते हुए, ठीक है, बिमलेश्वर जाती है मीठी तलाई। और ये मान लीजिए ये जो हिस्सा है ये है ओमकारेश्वर दक्षिण तट, ये है उत्तर तट। तो होता क्या है कि यहाँ से जो है ये ओमकारेश्वर से दक्षिण तट से हम परिक्रमा शुरू करते हैं मैया के किनारे किनारे, आइडियल कंडीशन में किनारे किनारे ऐसे जाते हैं जहाँ तक जा सकते हैं, या बिमलेश्वर पहुँचते हैं। बिमलेश्वर से समुद्र में 3 किलोमीटर की पट्टी होती है, मैया मिलती है उससे आगे, और जहाँ पे मैया का संगम होता है और उससे आगे जाते हैं। वहाँ पे बोट वाला ऐसे घुमा के लेके जाता है हमें और मीठी तलाई छोड़ता है। मीठी तलाई से हम लोग इधर आते हैं, फिर मीठी तलाई से मैया के किनारे किनारे आते हैं, धीरे धीरे मैया मिलना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में पूरा उत्तर तट है जो उत्तर तट पार करते हैं, और उत्तर तट पार करके हम अमरकंटक पहुँचते हैं। अमरकंटक में यहाँ जो है वो माई की बगिया है, यहाँ पे कि नर्मदा कुंड है, तो उसे पार करते हुए ऐसे जाते हैं और वापस से यहाँ पहुँच जाएंगे हम ये जो है ओमकारेश्वर। तो इस तरह से परिक्रमा जो है वो पूरी होती है गोलाई में। अब आइडियल कंडीशन में क्या होता है, किनारे किनारे करती हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन नहीं हो पाती, जहाँ किनारे का रास्ता नहीं संभव होता है वहाँ पर हमें थोड़ा सा रोड मार्ग वगैरह भी लेना पड़ता है। और ये जो हॉल है इसमें हमारी आसन है, ये देखिए सामने बैग रखा हुआ है, तो ये मेरी आज की आसन है, रात्रि विश्राम होगा। और ये अन्य क्षेत्र है तो भोजन है जो मिलेगा, पका हुआ भोजन मिलेगा। तो इसके साथ ही अगर और कुछ नहीं होता है ऐड करने को तो इसके साथ ही आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे, और अगर कुछ होता है तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। नर्मदे हर।